डन? नहीं अभी क्या, अभी नहीं पूछने वाला ऑब्वियसली, 10 मिनट बाद पूछूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कल कुछ बात किया था हमने वाटर डायमंड पैराडॉक्स के बारे में। क्या होता है वाटर डायमंड पैराडॉक्स का मतलब? सर वाटर के यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं बट वाटर की वैल्यू बहुत सस्ती होती है। अब वाटर के मल्टीपल यूजेस है जबकि उसकी वैल्यू कितना रहेगा, 20 रुपये लीटर, 30 रुपये लीटर, 25 रुपये की बड़ी कैन। जबकि डायमंड जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और यूज एक्सेप्ट ज्वेलरी कुछ भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज वाटर डायमंड पैराडॉक्स। तो सर ऐसा आइडियली तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसका यूज ज़्यादा हो उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और जिसका यूज कम हो उसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए। बट ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वहां पे एक वर्ड आता है स्कैरसिटी। वाटर हमारे पास में एक्स्ट्रा अवेलेबल है, इसी के लिए उसकी वैल्यू कम है। जब भी हमारे पास में कोई चीज एक्स्ट्रा अवेलेबल रहेगी तो बट ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू हमेशा कम ही रहने वाली, लेकिन जो चीज हमारे पास में स्कैर है, जो चीज हमारे पास में लिमिटेड है, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाने वाली है। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज वाटर डायमंड पैराडॉक्स। तो वैल्यू, खुशी रीड करना, वैल्यू वैल्यू इन यूज का मतलब है सर उसको यूज करते टाइम हमको उसकी कितनी वैल्यू है। ओके डाउटेड इन इकोनॉमिक लैंग्वेज सनशाइन एज अ हाई वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब है जब आप उस चीज को यूज कर रहे हो तो आपको उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। एग्जाम्पल मेडिसिन। अभी तुमको कोई पूछेगा कि मेडिसिन की तुम्हारे लिए कितनी वैल्यू है, तुम बोलोगे 0। अरे जब सर ही नहीं दुख रहा है, जब बुखार ही नहीं है, तो हम वैल्यू कैसे गिनेंगे उस चीज की? हमको तो तब उस चीज की वैल्यू आएगी जब हमको उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे बुखार है और कोई बोलता है, अब जाने दो ना, जाने दो, इतना लाइव एग्जांपल ही ले लेते हैं। कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शंस मिल रहे थे, आइडियली उसका एमआरपी वॉज 1300 to 1400। तुमको पता है कितने रुपए में बिक रहा था वो? 16,000 में तो मैंने एक को दिलवाया क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था और उस टाइम पे उस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो वहां पर कोई इंसान ये नहीं सोचेगा यार 16,000 की तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, जबकि उसका एमआरपी तो एक्चुअली 1000, 1100, 1500 रुपए ही है। उस मोमेंट पर उसका वैल्यू इन यूज सबसे ज्यादा था, जबकि वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल क्रोसिन। क्रोसिन का वैल्यू कितना होता है? क्रोसिन टैबलेट 2 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया। तो वैल्यू इन एक्सचेंज 10 रुपए, मतलब मुझे वो एक टैबलेट लेने के लिए मेरे जेब से खाली एक 10 रुपए की नोट जाएगी। बट अगर मेरा सर दुखता रहा तो मैं काम कर पाऊंगा क्या? तो मेरे लिए उसकी वैल्यू, एक्चुअल रियल वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा है या 10 रुपए से कम है? 10 रुपए से बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि मेरा सर इतना दुखने लग जाए कि मैं कहीं पर बैच ही नहीं ले पाऊं। अब मैं बैच नहीं ले पाऊंगा तो तुम्हारा अटेम्प्ट हैम्पर होगा, तुम्हारा अटेम्प्ट हैम्पर होगा तो तुम्हारा करियर हैम्पर होगा। तो बेसिकली वो 10 रुपए की ज्यादा वैल्यू हो गई या तुम्हारे करियर की ज्यादा वैल्यू हो गई? तो एक 10 रुपए की टैबलेट के लिए मेरी वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई उसके लिए? तो जो वैल्यू मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इन यूज, जबकि मैं उस चीज के लिए कितना रुपया पे कर रहा हूं दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। समझ में आया? Second point is value in exchange. It refers to the worth of commodity or a service expressed in terms of another commodity. इसका वैल्यू कितना है सर? 20 रुपया। इसका वैल्यू कितना है सर? 1 लाख। इसका वैल्यू कितना है? तुम हर चीज को रुपये में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो मतलब तुम एक चीज की कीमत दूसरे चीज के हिसाब से डिनोट कर रहे हो। क्लियर है? मैं तुमको बोलता हूं शेयर का प्राइस, तुम रुपीस में कन्वर्ट करके बोलोगे, इसका मतलब है एवरीथिंग इज नथिंग बट कनेक्टेड विथ मनी। तो मनी के ऊपर या नीचे जाने से उस आइटम का वैल्यू ऊपर या नीचे जाने वाली है। आज दूध कितने रुपए लीटर है? एनी आइडिया? 60-70 रुपीज लीटर, 70 रुपए लीटर। आज से 5 साल पहले भी 70 था सर, आज से 5 साल पहले हो सकता है 40 रुपए लीटर था। दूध वही है, दूध उस दिन भी 1 लीटर का ही था, दूध आज भी 1 लीटर का था। जितना उस दिन सेटिस्फैक्शन दे रहा था आज भी उतना ही सेटिस्फैक्शन दे रहा है। बस प्रॉब्लम यह है उस दिन वो सेटिस्फैक्शन लेने के लिए मुझे 40 रुपए एक्सचेंज करना पड़ रहा था, आज वही सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे 70 रुपए एक्सचेंज करना पड़ रहा है। हो सकता है आज से 10 साल बाद में मुझे उसके लिए 200 रुपए एक्सचेंज करना पड़े। दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इन एक्सचेंज। तो वैल्यू हमेशा 2 ही टाइप की रहेगी, एक रहेगी वैल्यू इन यूज और एक रहेगी वैल्यू इन एक्सचेंज। सोचो ना, ये रूम एकदम डार्क है, कोई सनलाइट नहीं है, हवा बंद है, एडक्टिंग बंद है, सब कुछ बंद है और पंखे भी सारे बंद है, और इससे मैंने 200 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी सेव कर ली।
वैल्यू इन एक्सचेंज मेरा 200 रुपीज हो गया, बट तुमको लगता है वो काम सही हुआ? बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हेल्थ डिटोरेट करेगा अगर मैं तुमको ऐसे कि ऐसे 10 घंटे बैठा के रखूं तो वैल्यू इन यूज उसका क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। भले ही यहाँ पे 200 रुपया मैंने बचाया विच इज अ गुड फैक्टर, बट तुम्हारी हेल्थ डिटोरेट हो गई विच इज अ नेगेटिव फैक्टर। तो वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन यूज हमेशा एक ही तरीके से चलेंगे जरूरी नहीं है। समझ में आया? हम भी ये करते हैं ना कभी कभी कि यहां से हमको 3 किलोमीटर जाना है, हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम साइकिल से जा सकते हैं लेकिन इतने गर्मी में साइकिल चलाना पड़ेगा और फ्री में पहुंच जाएंगे, या तो फिर हम ऑटो ले सकते हैं, ऑटो वाला 50 रुपीज चार्ज करेगा। अब यहाँ पे हम सोचते हैं आइडियली वैल्यू इन एक्सचेंज 0 वर्सेस 50 है, क्या अच्छा लग रहा है? 0, बट तुम बोलते हो सर पहुंच तो जाएंगे 3 किलोमीटर बट एट व्हाट कॉस्ट? पूरे ऊपर से नीचे गीले हो जाएंगे, थक जाएंगे, कोई मतलब नहीं। वहां जा रहा हूं मैं कुछ प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन ही गलत हो जाएगा, मेरा वैल्यू इन यूज 0 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू इन एक्सचेंज इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी, दैट अनदर कमोडिटी इज नथिंग बट मनी। When this value is expressed in terms of money, it is called as price of commodity. A good which commands a price is also termed as a economic goods. ऐसे goods जिसको आप price से denote कर सकते हो। मेरे को एक बात बताना, फ्रेश ऑक्सीजन कितने रुपए की है? इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, therefore it is a good, मतलब गुड्स की डेफिनेशन में आ सकते हैं वो, आइडियली नहीं आ सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते। कल हमने बात किया था कि गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है, द एलिमेंट ऑफ टेंजिबिलिटी, आप उसको टच नहीं कर सकते हो। तो आइडियली आप उसको टच नहीं कर सकते हो तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आता नहीं है, बट अभी के लिए अज्यूम कर लोगे गुड्स की डेफिनेशन में आता है, बट दोज आर नॉन इकोनॉमिक गुड्स, क्योंकि आप उसको प्राइस से डिनोट नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं पर आईसीयू में कोई एक एडमिट है और उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना है, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं वही फिल्टर्ड ऑक्सीजन होता है इन अ कंप्रेस्ड मैनर। सिलेंडर का कॉस्ट है क्या, मतलब उस ऑक्सीजन सिलेंडर का कॉस्ट है क्या? देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक गुड्स। हाउएवर दिस ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं दिस इज नॉन इकोनॉमिक गुड्स, क्योंकि इसको हम मनी के टर्म्स में डिनोट नहीं कर पाते। आई होप क्लियर है चीज, ठीक है। चलो, देन कम्स वाटर डायमंड पैराडॉक्स। सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज, यूज बहुत ज्यादा है उसका, पानी भयानक यूज है, बट लो एक्सचेंज वैल्यू, बट उसका एक्सचेंज वैल्यू कितना कम है यार। सबके पास में पानी है यहाँ पे, बट सबके पास में अभी 1 किलो सोना है क्या? नहीं है। वाटर, वेयर सम कमोडिटीज हैव लो वैल्यू इन यूज, मैं बोलता हूं मेरे पास में 10 किलो सोना है, करोगे क्या? खाओगे? सोना चांदी च्यवनप्राश तो क्या सही में सोना डाल के खाने वाले हो? एक्सेप्ट उसको आप पहनो इन अ फॉर्म ऑफ ज्वेलरी या एज एन एसेट अपने तिजोरी में रखो कि हाँ भाई चलो अपना फ्यूचर सेफ है। 10 किलो मतलब आज 50 लाख की चीज हो गई वो, नहीं 5 करोड़ की चीज हो गई वो, तो चलो भाई एज एन एसेट है। इसके अलावा और कोई यूज है क्या उसका? साला यूज कुछ नहीं है, जबकि एक्सचेंज वैल्यू कितनी हाई है उसकी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज वाटर डायमंड पैराडॉक्स। चलो, नेक्स्ट एलिमेंट इज वेल्थ। ये नाम सुना है वेल्थ? वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब बोल अपनी सेहत। अच्छा, हेल्थ इज वेल्थ, ओके गुड। और वेल्थ कहीं भी तो सुना होगा, वेल्थ का मतलब है मनी, परफेक्ट, मनी, पैसा। अपने पास में कितना है, क्या कितना है? मनी। इज दिस अ वेल्थ? इज दिस अ वेल्थ? हाँ, ये पैसा थोड़ी है। ये पैसा दिख रहा है तुमको? पैसा दिख रहा है तुमको? अभी तुमने बोला वेल्थ मतलब क्या है? पैसा। तो ये है, तो ये वेल्थ है कि नहीं है? तो मतलब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैं किसी किराने की दुकान में जाता हूं, किराने की दुकान में जाकर बोलता हूं कि भैया मुझे 1 किलो शक्कर देना। उसने बोला कि 1 किलो शक्कर 100 रुपीज की है। मैंने हाथ लगाया, मैं बोला अरे यार शिट, मैंने वॉलेट तो लाया ही नहीं। कोई बात नहीं, गूगल पे कर लो। गूगल पे चला रहा हूं, इंटरनेट बंद है। मैं बोला यार मैं शक्कर तो लेकर जाना है मुझे, तो मैं उसको बोलता एक काम करो, ये फोन आपके पास में गिरवी रख लो, बस मैं 100 रुपए लेकर आऊंगा, आप मेरे को दे देना मेरा फोन वापस। तो ऐसा मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकते हो। तो ये पैसा तो है नहीं, फिर तुमने अभी इसको पैसे की जैसे कैसे यूज कर लिया? एक्सचेंज। एनीथिंग विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज अ वेल्थ। इसी के लिए क्या हेल्थ कंसिडर होता है? आइडियली हेल्थ इज वेल्थ, वो तुम्हारा एनवायरमेंटल साइंस में बहुत सिखाया हमको, हेल्थ इज वेल्थ, अर्ली टू वेक अप, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी। ओके, दैट इज ओके, बट इकोनॉमिक्स में हेल्थ को वेल्थ गिने जाएगी क्या?
anything which can be expressed in terms of money or money's worth will be termed as wealth. Otherwise वो wealth नहीं count होती है. समझ में आया? Wealth refers to anything which has a market value. उसकी market value होनी चाहिए. Health की market value क्या है? टाइगर श्रॉफ की मार्केट वैल्यू क्या है? नहीं बहुत हेल्दी है. मार्केट वैल्यू क्या है? दो तो 250 रुपए में ले लो उसको. नहीं हो सकता ना, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है. विच कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी. टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ, कमोडिटी मस्ट possess द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ. क्वेश्चन नंबर 1 क्या पढ़ा हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स या फीचर्स ऑफ वांट्स, कुछ भी बोलो उसको. सेकंड क्वेश्चन क्या पढ़ा हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स. थर्ड क्वेश्चन हमने पढ़ा वैल्यू, मतलब राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैल्यू, और उसमें तुमको 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वाटर डायमंड पैराडॉक्स. फोर्थ कॉन्सेप्ट तुमको आएगा वेल्थ, बट वेल्थ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो तुमको पूछेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ. ठीक है? तो कोई भी चीज को अगर आपको वेल्थ बोलना है या उसको वेल्थ के डेफिनेशन में पुट करना है तो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. सबसे पहले सर उस चीज की यूटिलिटी होना चाहिए. मेरे लिए हेलीकॉप्टर वेल्थ की इसमें नहीं आएगा. मेरे को कोई काम ही नहीं है हेलीकॉप्टर का, मैं क्या करूंगा हेलीकॉप्टर का. किसी ने मेरे को गिफ्ट दे भी दिया, चलो भाई लो आपको 15 करोड़ का हेलीकॉप्टर गिफ्ट देता हूं. अबे करूंगा क्या मैं उस हेलीकॉप्टर का? कुछ यूज भी तो होना चाहिए ना मेरे लिए वो. अगर मुझे उस चीज की यूटिलिटी नहीं है, मुझे नहीं है, मैंने क्या बोला वर्ड, मुझे यूटिलिटी नहीं है. यही चीज अंबानी को मिली है, यही चीज किसी HNI को मिले. वर्ड सुनना क्या बोला मैंने? HNI, जिसका नाम होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो बहुत अमीर होता है. इन शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन ऐसा इंसान जिसका शेयर का पोर्टफोलियो इज अबव 10 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ से ज्यादा के उसके पास में शेयर्स अगर है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज एन HNI. हर एक्ट में उसकी डेफिनेशन अलग होती है, बट कुछ एक्ट्स में HNI की डेफिनेशन इज 10 करोड़ के अबव. तो ऐसा इंसान जिसके पास में 10 करोड़ से ज्यादा है उसको मैं HNI कंसिडर कर लूंगा. तो क्या अंबानी HNI है? क्या अदानी HNI है? क्या मोदी HNI है? हर इंसान जिसकी नेटवर्थ, मैंने नेटवर्थ, उसके पास बैंक बैलेंस की बात नहीं किया, मैं नेटवर्थ की बात करता हूं. अब पीएम मोदी के पास में भले बैंक बैलेंस नहीं होगा, बट ही हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस समवन एल्सेस बैंक बैलेंस. वो इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं. तो बट ऑफ कोर्स उनका नेटवर्थ बहुत हाई है. लॉजिक समझ में आया ना? तो एनी पर्सन जो HNI है उसके लिए उस प्लेन की वैल्यू है या नहीं है? है. उसके लिए उस चीज की यूटिलिटी है, देयरफॉर इट इज अ वेल्थ फॉर हिम, इट इज नॉट अ वेल्थ फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए उस चीज की यूटिलिटी नहीं है. समझ में आ रहा है तुम्हारी बात? सेकेंड इज स्केर्सिटी. सर जिस चीज को आप वेल्थ बोल रहे हो ना वो स्केर होनी चाहिए. कभी किसी को शो ऑफ करते देखा क्या कि सेल्फी लेकर डाला, आई हैव 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन एट माई होम, 300 लीटर पानी है मेरे पास में, मेरे घर में 10 किलो आटा है, 100 किलो आटा है, 500 किलो आटा है. अबे खरीद सकता है इंसान, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई. लेकिन अगर किसी ने 20 लाख की कार खरीदी तो क्या वो स्टेटस डालेगा? क्यों? क्योंकि मनी स्केर्स. मनी सबके पास में लिमिटेड है, मनी किसी के पास में भी अनलिमिटेड नहीं है. किसी ने अगर नई ज्वेलरी खरीदी, म्यूट करना सैमसंग, कौन है सैमसंग? म्यूट करना. म्यूट करना. हाँ. लेकिन अगर किसी ने ज्वेलरी खरीदी, गोल्ड खरीदा, सिल्वर लिया, वो उस चीज का शो ऑफ करेगा क्योंकि वो स्केर है. जो चीजें स्केर होती है वही चीज की वैल्यू होती है और उसी को आप वेल्थ कंसिडर करोगे. समझ में आया? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ मतलब वेल्थ बनने के लिए उस चीजों ने क्या क्या क्वालिफाई करना चाहिए. पहला क्या क्वालिफाई करना चाहिए? यूटिलिटी. सर उसका कोई यूज होना चाहिए आपको. सेकेंड इज स्केर्सिटी होना चाहिए. थर्ड इज ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए. ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है वो इजीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए. अगर आप जिस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो तो उसको वेल्थ कंसिडर नहीं किया जा सकता. कैसे? A commodity should be transferable from person to person as well as from place to place. If the good is material or tangible, then only it is possible to transfer it from place to place. Example, vehicle, jewelry, etc. तो ऐसी एक चीज बताओ जो आप वेल्थ कंसिडर नहीं कर सकते हो, मतलब आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. हाँ, घर ट्रांसफर नहीं कर सकता? क्या बात कर रहे हैं?
नहीं नहीं, मैं खरीद सकता हूँ, मैं बेच सकता हूँ। तुमको पता है, कल ही बताया था मैंने। थोड़ा जोर डालो दिमाग पे। 250 ग्राम का जो मगज दिया है भगवान ने, सोचो सोचो। अच्छा एक बात बताओ, एक मूवी लगी है, एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है एक मूवी होती है ट्रांसफॉर्मर्स, पूरा थिएटर बुक है, आपको 4 टिकट्स चाहिए थी बट अवेलेबल एक ही है। आपने वो टिकट ले ली, बचे हुए 3 लोगों को वो टिकट नहीं मिली। आप मूवी देखकर आ गए और वो लास्ट शो था, उसके बाद में वो शो बैन होने वाला था या थिएटर्स बंद होने वाले थे, कोविड का रेस्ट्रिक्शन समझ लो, कुछ भी समझ लो आप। बस पॉइंट ये है कि वो लास्ट सीट थी और लास्ट चांस था उसको देखने का। अब वो 3 दोस्त आपको पूछते हैं कि वो मूवी कैसी थी, प्लीज हमको एक्सपीरियंस दे। दोनों उनको एक्सपीरियंस कैसे दोगे? मतलब वो फील करने चाहिए उस चीज को। दे सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। आईपीएल मैच देखी थी लास्ट फाइनल, सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस। हाँ नहीं, मतलब मालूम पड़ता ना, झूठ करने वाला। हाँ मुंबई इंडियंस, हाँ हाँ। सीएसके वर्सेस जीटी, हारी हुई मैच थी, ऑलमोस्ट हारी हुई मैच थी। आखिरी के 2 बॉल में मतलब पलट गई मैच पूरी। गलती से आपको बीच में नींद लग गई, आप देख रहे थे, आपको लगा धोनी आया अब मारेगा, आउट हो गया, आप सो गए। आपने बोला मैच खत्म हो गया, अब क्या मतलब थोड़ी है कोई मैच देख के, आप सो गए। अगले दिन आपने खोला इंस्टा, आँख खोलने के बाद में सबसे पहले क्या देखते हो? इंस्टा ही तो देखते हो, और इसके अलावा क्या देखते हो? तो तुमने उठा के देखा इंस्टा, और उसमें तुम देख रहे हो सारे मीम्स कि हम सीएसके मैच जीत गई, सीएसके मैच जीत गई। एंड यू ऑल्सो कैन नॉट बिलीव कि सीएसके मैच कैसे जीती। तो तुम गए यूट्यूब पे और वहां पे डाला हाईलाइट्स ऑफ आईपीएल फाइनल, और तुमने आखिरी के वो फील कर मतलब वो देखा। बट जिस इंसान ने लाइव स्टेडियम में 3,000 रुपए की, 30,000 रुपए की, सॉरी 3,000 नहीं, 30,000 तक की वो टिकट ब्लैक में गई है, 30,000 की टिकट लेकर बैठा था और एक दिन पहले बारिश आ गई थी तो निराश होकर घर चला गया। उसके बाद अपना स्टे एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाया क्योंकि लोग तो अगले दिन निकलने वाले थे, बट बारिश एक दिन, मतलब बारिश बोल रहा हूं, मैच एक दिन पोस्टपोन हो गई, तो वो फिर भी वापस आए देखने के लिए। वहां पर आने के बाद में उन्होंने फील किया कि यार जिस चीज के लिए आए थे वो चीज तो कोई हुई नहीं, धोनी को देखने आए थे, धोनी का तो आउट हो गया, मजा ही नहीं आ रहा है, मैच हारने वाले, और आखिरी के 2 बॉल में उसने वो जीती हुई मैच देख ली। इस एक्सपीरियंस को वो बोलता है कि मैं घर आके अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा। कर सकता है क्या? देयरफॉर इट इज नॉट अ वेल्थ। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, मेरे पास में बहुत अच्छी स्किल हो जावे, क्या मैं स्किल को किसी को दे सकता हूं? क्या मैं नॉलेज इंपार्ट कर सकता हूं, मैं कोई चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट ये जो मेरे पास में स्किल है ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं क्या? वही तो है कि इसमें टेंजिबल होना चाहिए। तो अगर कोई चीज ट्रांसफर नहीं कर सकते हो तो वो चीज आपके वेल्थ के डेफिनेशन में नहीं आ सकती। आप कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, आपकी कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस हो, आपका कितना भी अच्छा डायग्नोसिस हो, कि मतलब इंसान को देख के बता सके इसको 4 प्रॉब्लम ये है, ये मेरे को गॉड गिफ्ट है, बट प्रॉब्लम ये है मैं इसको वेल्थ थोड़ी कंसिडर कर सकता हूं क्योंकि मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। तो कौन सी चीजों से हम उसको वेल्थ कंसिडर करेंगे? यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ओके सॉरी, एंड फोर्थ इज एक्सटर्नलिटी। वो एक्सटर्नल टू योर बॉडी होना चाहिए, इसलिए हेल्थ नहीं आती क्योंकि हेल्थ है मेरे वो इंटरनल है, एक्सटर्नल थोड़ी है कुछ। समझ में आया? A goods can be transferred only if it is external to the human body, example बैग, चेयर etc. आई होप क्लियर है ये चीज है कि भाई वेल्थ किसकी कंसिडरेशन में आएगा। चल अब एक बात समझो, ये वर्ड सुना है क्या तुमने कभी? सुना है? क्या होता है इनकम टैक्स? नहीं नहीं, मेरे बारे में बात कर, मैं तो कोई कंपनी में काम नहीं करता हूं, मैं मेरे बारे में बात कर। मेरे लिए इनकम टैक्स क्या होता है? मैं जो गवर्नमेंट को पे करता हूं, बट मैं मतलब क्या कितना पे करता हूं मैं? 2,000 पे करता हूं कि मैं 2 लाख पे करता हूं? मैं कितना पे करता हूं? परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ माई इनकम।
माधव के हिसाब से इनकम टैक्स इज परसेंटेज ऑफ माय इनकम। श्योर है माधव? तेरे हिसाब से, मतलब सही गलत जाने दे, विच इज 100% राइट। व्हाट डू मीन बाय दिस? परसेंटेज समझ में आ गया, परसेंटेज कैलकुलेट करना हमको आता है, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। प्रॉब्लम इज, मेरा क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ इनकम, तो इनकम क्या है? हाँ, प्रॉफिट। परफेक्ट सर, इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट। थोड़ा और पिल डाउन करने के पूछूंगा, प्रॉफिट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? अर्निंग। अर्निंग कैसे कैलकुलेट होगी? जैसे तुम सबसे मैंने 1 लाख 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 सब लोगों से मैंने 1 लाख रुपए ले लिए। मैंने टोटल 1 करोड़ रुपीस ले लिया। चलो अभी 1 लाख ही हो गया, ठीक है ना? 3 2 5 2 7, 1 करोड़ रुपए ले लिया। इज दिस माई इनकम? नहीं। क्यों? अरे आ गए ना 1 करोड़ रुपए, मेरे बैंक में 1 करोड़ आ गए। तो अब इसका सपोज मैं अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इनकम टैक्स इज 30% इन इंडिया, ठीक है? 30% जो टैक्स रेट है वो है 30%। आइडियली 30% नहीं है, घर जाके 30% बोलेगा तो इंसान हंस देगा तुम पर। बोल मत देना घर जाके 30% इनकम टैक्स है, समझ लो 30% इनकम टैक्स है। तो 1 करोड़ का 30% 70 लाख। कौन बोला? ना ना, हाँ हाँ 30 लाख। 70 लाख मेरे पास बचेंगे, 30 लाख मुझे गवर्नमेंट को पे कर देना पड़ेगा। तो सही किया क्या मैंने? इतना बता दो। 1 करोड़ का 30% 30 लाख, तो सही तो किया। मैंने तुमसे तो लिया, और किससे लूंगा? मेरे को कट करके मिलना चाहिए था, मतलब तुम मेरा पैसा कट करोगे ऐसा? और तुम पैसा कट करोगे तो डिस्काउंट हो गया। हाँ, मैं तुझसे ज्यादा पैसा लूंगा तो आएगा ही नहीं मेरे पास। तू बोलेगा सर 1 लाख की फीस पे आप 1,30,000 रुपए ले रहे हो, हम क्यों देंगे? आपका प्रॉब्लम। इनकम आपकी हो रही कि हमारी हो रही? कॉमर्स में रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट ऑल्टरनेटिव यूजेस से नहीं आप ले सकते हो, सबके अपने अपने इंडिविजुअल मीनिंग्स है। जब आप लोगों ने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए, दैट इज टर्म्ड एज माई रेवेन्यू और सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज माई रेवेन्यू और सेल्स। तो जब मुझे 1 CR मिला ना, दैट इज माई सेल्स, या मैं दूसरा वर्ड इसको यूज कर सकता हूं, रेवेन्यू। इज दिस अ रेवेन्यू टैक्स और इनकम टैक्स? तो अभी भी रेवेन्यू से हमको इनकम की तरफ जाना है। इसके बाद में ना, इसमें से मुझे पता चला कि मुझे 35 लाख का एक्सपेंसेस है। सर एक्सपेंसेस, ये बिल्डिंग मेरी है, लेकिन अगर बिल्डिंग मेरी नहीं होती तो रेंट पे करना पड़ता, स्टाफ की सैलरी पे करना पड़ता, वाटर बिल आता, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता, इसके अलावा और कोई दूसरे जो खर्चे आते हैं, स्टेशनरी का एक्सपेंस आता, बैग्स मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंसेस आता। तो ये सारे खर्चे मेरे 35 लाख रुपीस के होते हैं। तो 1 करोड़ रुपए तुमसे आ गए तो क्या मैं नाचू मैंने 1 करोड़ कमाया? नहीं सर, 35 लाख का तो खर्चा होने वाला है ना। अरे आप आओगे तो क्या बुक नहीं देना पड़ेगा तुमको? बुक देने के लिए क्या मेरे को पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा? हाँ, रुद्रेश आया नहीं तो मैं बुक लूंगा नहीं, लेकिन आया तो मुझे बुक तो देना पड़ेगा ना उसे। तो मतलब जब भी वो फीस लेकर आएगा तो वो फीस पूरी मेरी थोड़ी है, उसमें से तो कुछ खर्चा होने वाले हैं। समझ में आया क्या? तो ये हो गए एक्सपेंसेस। अब मेरे पास में बैलेंस कितना बचा? 65 lakhs। दिस इज माई, और इस इनकम पर मैं करूंगा टैक्स पेमेंट। अभी के लिए 65 की जगह इसको मैं 40 कर देता हूं, तो ये 60 हो जाएगा। इनकम टैक्स कितना लगा तुमने बोला? 30% ऑफ 60 lakhs, विच कम्स टू, कैसे करोगे सर? 60 को
30 तो कर नहीं सकते तो 10 तो कर सकते हैं। 60 के एक पीछे से डॉट लगा दो, मतलब 60 का 10%, 6 लाख 10% है। 30% के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 3, तो 6 3 जा 18, तो इसका 30% कितना हो गया, सॉर्टेड। तो 60 में से 18 लाख गए इन द फॉर्म ऑफ, यार ये 18 लाख क्या है, इनकम टैक्स है मेरा। तो बैलेंस कितना बचा मेरे हाथ में, सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। 60 में से 18 माइनस करना डिफिकल्ट होगा। 60 में से 20 माइनस कर सकते हो। 60 में से 20 माइनस करोगे कितना बचेगा, 40। बट आइडियली करना कितना था, तो कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तुमने, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दो। समझ में आया क्या, तुमने करना 18 ही चाहिए था, फोकट का कितना ऐड कर लेस कर दिया तुमने 2, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जितना माइनस किया उतना ऐड कर लो, तो 2 ऐड कर लो। देख लो अब 60 माइनस 18 42 आता है क्या। समझ में, ये 42 लाख क्या है, हाँ इनकम मत बोलो, इनकम तो ये था, प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू तो ये था। प्रॉफिट बोला किसी ने, प्रॉफिट अगर कोई बोलेगा तो कभी तो भी एलजेब्रा में पढ़ा होगा, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अरे हाँ है ना, वो करते थे ना, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। भगवान बचा तुमने किया नहीं हो ऐसा, तो किया ना। तो देखो सर, ये तो मेरा एसपी था सेल्स, ये मेरा कॉस्ट था, तो मेरा प्रॉफिट यही तो हो गया। तो सर ये क्या है, दिस इज माई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दिस इज माई इनकम, आई नो दिस इज माई पर्सनल इनकम, बट मतलब इसमें से अभी मैंने इनकम टैक्स पे नहीं किया है। जब मैं इनकम टैक्स पे कर लूंगा, अभी मेरे पास में 60 लाख बचे, मैं नाच नहीं सकता इस 60 लाख पे कि ये 60 लाख आए, चलो एक काम करते हैं कहीं पर घूम के आ जाते, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज चले जाते, पूरे फैमिली को लेके 60 लाख का खर्चा हो जाएगा। भाई साहब 60 लाख कमाए ना आपने, पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो। गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद में हाथ में कितना बचा है, 42 लाख। अब जो भी मस्ती करनी है ना उस 42 लाख के साथ में करो। देयरफॉर मेरी इनकम भले 60 लाख थी, बट मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब ऐसी इनकम जिसको मैं अपने हिसाब से कहीं पर भी डिस्पोज कर सकता हूं। मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे खर्चा करना है, मेरे को उड़ा देना है, मेरे को जला देना, मेरे को जो करना है मैं कर सकता हूं। दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम पीआई कौन सा होगा, मेरे को अमाउंट बताना पीआई का। पीआई इसका अमाउंट देखकर बताना कौन सा होगा इसमें से, 60 लाख। और अगर पीडीआई बोलूं तो लॉजिकली क्लियर है क्या, तो वो बात करो। क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन एक स्टेटमेंट था कि सर आप जो टैक्स है वो आप हमसे चार्ज करोगे, बट एक बात बताओ, इनकम टैक्स हमारा पर्सनल इनकम है तो इनकम पर लग सकता है, तो इनकम मेरी होने वाली है तो टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो टैक्स है जो दुकानदार हमसे लेता है, दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, 2 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। वन इज डायरेक्ट टैक्स, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, आप खुद पे करते हो, दैट इज अ पर्सनल इनकम टैक्स। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप डायरेक्टली पे नहीं करते हो, इनडायरेक्टली पे करते हो वाया शॉपकीपर। क्योंकि तुम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है एमआरपी, नाम सुना है एमआरपी का फुल फॉर्म, अबे मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज एमआरपी। लेकिन सिर्फ एमआरपी नहीं होता है, वो जो एमआरपी होता है ना, ऐसा ऐसा इसके नीचे कुछ ऐसा ब्रैकेट भी होता है, कभी देखा होगा तो क्या लिखा होता है इसमें, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। दीज टैक्सेस आर नॉट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप थोड़ी पे करोगे, इनकम टैक्स तो जिसकी इनकम होगी वो पे करेगा। जब आप कोई चीज खरीद रहे हो तो वो आपकी इनकम हुई या खर्चा हुआ, खर्चे पे थोड़ी इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स तो इनकम पर लगता है। तो आपने जो खर्चा किया, आपके लिए खर्चा है, सामने वाले के लिए इनकम है, वो इनकम टैक्स पे करेगा। आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करोगे। इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स अब हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज से 4 साल पहले जीएसटी के जगह पर सर्विस टैक्स हुआ करता था, कभी नाम सुना हो तुमने, वैट हुआ करता था, वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्राई, एलबीटी लोकल बॉडी टैक्स, ये तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि
ये सारे टैक्सेस थे 2012 के करीब में। मतलब अगर मुझे नागपुर से अमरावती में कोई सामान लेकर आना है तो आइडियली तो नागपुर अपना है, अमरावती भी अपना है। नॉर्मल कितने इजीली हम चले जाते हैं। कभी नागपुर जाने में क्या पासपोर्ट लेकर जाना पड़ता है क्या? नागपुर में परमिशन लेनी है क्या किसी को नागपुर जाने से? लेकिन अगर तुम्हें नागपुर से कोई गुड्स अमरावती में लेकर आने हैं तो तुमको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था। दैट वॉज कॉल्ड एज LBT, लोकल बॉडी टैक्स। सेम टैक्स उसके पहले ऑक्ट्राई नाम से होता था। घर पे जाके पूछना ये वर्ड ऑक्ट्राई टैक्स क्या होता था। बहुत हैरान करते थे लोग, पुलिस वाले रोक देते थे, बोलते थे लोकल बॉडी टैक्स दो, LBT दो, ऑक्ट्राई दो। अरे भाई पर्सनल सामान है। अभी एक बात बताओ, मेरी किसी फैमिली मेंबर की शादी अगर नागपुर में है, लोग यहां से नागपुर जाते नहीं क्या शादी करने के लिए, तो मैं तो पूरा सामान लेकर जाऊंगा, तो क्या उस पर टैक्स पे करूंगा क्या? और ये सामान नागपुर लेकर गया तो नागपुर वाला टैक्स लेगा, और रिटर्न जब अमरावती लेकर आऊंगा तब अमरावती वाला टैक्स लेगा। अबे सामान मेरा ही था, टैक्स क्यों पे कर रहा हूं मैं? समझ में आया क्या? तो ये सारी चीजें बहुत तकलीफ देती थी, तो गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। कभी तुमने ये सुना है कि जो मूवीज आती है ये जनरली मराठी मूवीज पर होता है। मराठी मूवीज पे एक स्टिकर चिपका दिया जाता है, टैक्स फ्री मूवी। नाम सुना है कभी टैक्स फ्री मूवी? ऐसा देखा है तुमने? नहीं। हर मूवीज पर, हर सिनेमा थिएटर्स पे, हर क्लब्स में, हर पब्स में आपका जो भी बिल होता है उसके ऊपर एक और टैक्स लगता था जिसका नाम होता था एंटरटेनमेंट टैक्स। दिस वाज आल्सो वन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, हटा दिया गया। फिर एक होता था एक्साइज ड्यूटी, एक्सरसाइज नहीं, एक्साइज, EXCISE। एक्साइज ड्यूटी क्या बोलता था? अब क्या होता है समझना। आशना की एक फैक्ट्री है, आशना की एक फैक्ट्री है जिसमें उसके पास में एक मशीनरी है, एग्जांपल शू मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है। वो अपने एक मशीन से 1 लाख पेयर ऑफ शूज, मतलब 1 लाख पेयर ऑफ शूज, 1 लाख पेयर बना सकती थी। 2 लाख शूज वो मैन्युफैक्चर कर सकती थी। तो वो 1 लाख पेयर मैन्युफैक्चर करती थी और बुक्स में बताती थी कि मैंने खाली 30,000 ही मैन्युफैक्चर किए, और 30,000 में से भी सिर्फ 5 ही हजार बेचे, 25,000 मेरे बिके ही नहीं, जबकि उसने मैन्युफैक्चर कितने किए थे? तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता था कि तुमने मैन्युफैक्चर कितना किया और अपने पास रखे कितने और बेचे कितने, और आप टैक्स की चोरी करते थे। तो गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता था? सीधा प्रोडक्शन पे लग जाता था। प्रोडक्शन कितना, आपकी मशीनरी बना कितना सकती है? 1 लाख गुड्स बना सकती है ना, हम 1 लाख के हिसाब से आप पे टैक्स ले लेंगे। आशना बोलेगी अरे सर लेकिन हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग चल रही थी, एक ही दिन, पूरे महीने में एक ही दिन मशीन चली सिर्फ, और उसमें से 5,000 स्पेयर हमने बनाए, 5,000 स्पेयर हमने बनाए। मशीन का कितना था कैपेसिटी? 1 लाख का था ना, 1 लाख के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। तुमने कितना बनाया वो तुम्हारा मैटर है, तुम देखते हो। जनरेटर क्यों नहीं लगाया तुमने? मना किया था तुमको किसी ने? तो साला इसमें छोटे जो दुकानदार थे या छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे वो मर गए। पहले तो सच में लोड शेडिंग थी अमरावती में, 8-8 घंटे की, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। ये बात कर रहा हूँ 2004-2005 की। बट टैक्सेस तो तब भी थे, मैन्युफैक्चरिंग तो तब भी होता था। ये इतने सारे अलग अलग टैक्सेस थे कि गवर्नमेंट ने बोला ये इतने टैक्सेस नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला इलेक्शंस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो देश के लिए कुछ कर लेते हैं, देश के लिए कुछ कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो हम एक टैक्स रिफॉर्म लाते हैं, इस पूरे टैक्स एरा को रेवोल्यूशनराइज कर देते हैं और 1 नेशन 1 टैक्स लेकर आ जाते हैं। मतलब पूरे इंडिया में अब सिर्फ एक ही टैक्स बचेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। सारे टैक्स अबॉलिश होते हैं, वो सारे टैक्स, एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, तुम्हारा गुप्त टैक्स, ये सारे, वेल्थ टैक्स, ये सारा इंक्लूड करके GST में ठोक दिया। और ये सब का बर्डन हम सब कंज्यूमर पर पड़ता है, क्योंकि GST सिर्फ कंज्यूमर पे करता है। मैंने क्या बोला? GST सिर्फ कंज्यूमर पे करता है। बोले सर कंज्यूमर थोड़ी पे करता है। मेरे पापा, किसी की अगर दुकान होगी तो मेरे पापा सामान लेकर आते हैं, तो जब सामान लेकर आते हैं तो वो GST पे करते हैं। मेरे पापा एंड कंज्यूमर थोड़ी है, मेरे पापा तो किसी और कस्टमर को बेचेंगे, तो मतलब मेरे पापा ने भी तो GST पे किया? नहीं, तुम्हारे पापा ने कभी GST पे नहीं किया। होता क्या है, ये है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बीच में एक आदमी होता है, ये है डीलर, होलसेलर, रिटेलर, ऐसा ही होता है। और ये सामान किसको बेचता है?
अलग अलग कंज्यूमर्स को। क्लियर है? अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कोई एक ये पेन बनाया, ठीक है, एक पेन है जिसका कॉस्ट इज 100 रुपीज, डीलर को उसने दिया 100 प्लस 10% जीएसटी। तो इस डीलर ने इस कंपनी को कितना रुपया पे किया? 110 रुपया। सर कैसे किया? 100 का 10%, तो 100 का 10 के लिए आखिरी का एक जीरो के बीच में डॉट मार दो, मतलब 10, तो 100 प्लस 10 इज 110, तो 110 रुपया पेमेंट किया। बट सच में बताओ, मुझे जब 110 रुपया मिला, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे सामने वाले से 110 रुपया मिला, तो 110 रुपया मेरे जेब में गया क्या? गया मेरे 110 जेब में? नहीं सर, आपके जेब में 100 ही गया। 10 तो क्या है? जीएसटी है, वो तो आपको गवर्नमेंट को पे करना है ना, आपका थोड़ी पैसा है। समझ में आया क्या? तो वो इस इंसान का पेमेंट ये करेगा, इसलिए तो इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स इसका, पेमेंट ये करेगा। डायरेक्ट टैक्स होता तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को करता। ठीक है, अब ये डीलर होलसेलर को देना चाहता है। अब एक बढ़िया बुद्धि लगाओ, इस इंसान ने कितने में खरीदी वो चीज? 110, तो कंज्यूमर को कितने में देगा? 110? नहीं 110 में दे दो। बावला है क्या? खुद का प्रॉफिट नहीं करेगा क्या वो? तो मैं बोलता हूं उस इंसान ने अपनी कीमत रखी 150 रुपए, कोई प्रॉब्लम? तो ये इंसान जब इसको कंज्यूमर को देगा तो उसने बोला कॉस्ट इज 150 रुपीज प्लस 10% जीएसटी। कंज्यूमर ने उसको एक्सेप्ट किया, तो कंज्यूमर इस डीलर को कितना रुपया देगा? सोचना, 150 का 10%, एक डॉट लगा दो, कितना होता है? 15, तो 150 प्लस 15, 150 प्लस 15, 165, तो ये इसको देगा 165 रुपीज। क्लियर? अब डीलर के जेब में आए 165 रुपए। 165 इसके हो गए क्या डीलर के? कितने डीलर के? कितने? खाली 150 रुपया है, क्योंकि उसके कॉस्ट कितनी थी? 150, और ऊपर का 15 रुपया जो आया वो क्या था? जीएसटी। तो ये जो डीलर है बीच वाला, ये बोलता है ये 15 रुपया मुझे गवर्नमेंट को देने जाना पड़ेगा, चलो मैं गवर्नमेंट के पास देने जाता हूं 15 रुपए। ओ एक मिनट, इस 15 रुपए में से ऑलरेडी 10 रुपया मैं गवर्नमेंट को दे चुका हूं। मैन्युफैक्चरर के थ्रू पहुंचा दिया ना मैंने गवर्नमेंट को। एक ही तो आर्टिकल है, वो अलग आर्टिकल थोड़ी है। तो इस 15 में से 10 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अब मैं कितना दूंगा गवर्नमेंट को? खाली 5 रुपया। 10 मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं और 5 मैं अभी दे रहा हूं, मतलब मैंने टोटल कितना दिया? 15, और मैंने तुमसे कितना लिया था? तो अल्टीमेटली जीएसटी का बर्डन किस पे पड़ा? डीलर पे पड़ा क्या? मैन्युफैक्चरर पे पड़ा क्या? किस पर पड़ा? एंड कंज्यूमर पे। समझ में आया? जबकि इनकम टैक्स का प्रभाव किस पर पड़ता है? मुझ पर, जो इनकम कमाएगा। तुम मुझे फीस दे रहे हो, उस पर मुझे इनकम टैक्स पे करना है। तुम फीस नहीं दोगे, मैं इनकम टैक्स पे नहीं करूंगा। तुम ज्यादा फीस दोगे, मैं ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। कम फीस दोगे, कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया क्या? इसलिए दो टाइप के टैक्सेस होंगे, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करोगे। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होगा जो आप नहीं पे करोगे डायरेक्टली, आप वाया डीलर, मैन्युफैक्चरर्स, इनके थ्रू पे करवाओगे। तो बात चल रही थी रेवेन्यू, सेल्स और पीआई दैट इज पर्सनल इनकम, और पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की। ठीक है, इसीलिए जब भी तुम रघुवीर में जाओगे और 30 रुपए की एक प्लेट कचौरी लोगे, रघुवीर वाला नाचेगा नहीं कि मेरे को 30 रुपए मिले। अब भाई साहब 30 नहीं मिले, 30 तो तेरा सेल्स था, उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर, उसमें से इनकम टैक्स लेस कर। अब तेरे हाथ में कितना बचा? 8 रुपया। 8 रुपए से तेरे को जो करना है तू कर। समझ है? तो आप कितने अमीर हो वो आपका सेल्स बताएगा, पीआई बताएगा या पीडीआई बताएगा? पीडीआई बताएगा। आई होप क्रिस्टल क्लियर है। एक लॉजिक अगर क्लियर है तो इसमें क्या, इसने एक लाइन दे दिया, बट तुमको लॉजिक होना चाहिए क्या बोल रहा है वो। चलो, पर्सनल इनकम, अर्निंग्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड इज पर्सनल इनकम। सर ये ऑल सोर्सेस क्या होता है? इनकम के ना एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 5 सोर्सेस होते हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 5 सोर्सेस होते हैं किसी भी इंसान के। एक होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि मैंने इस बिल्डिंग से, सपोज ये बिल्डिंग मेरी है, ठीक है, सपोज नहीं मेरी है, मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ, बाजू वाला रूम खाली है, तो मैं सोचा यार बाजू वाला रूम खाली क्यों पड़ा है, मैं तो पैदाइशी मारवाड़ी हूँ,
मेरे को तो मालूम है कि हाँ भाई ये खाली चीज पड़ी, उसमें से मेरे को तो पैसा कमाना है, तो मैंने उसको रेंट पे दे दिया। दे सकता हूँ नहीं दे सकता, इलीगल होता है रेंट पे देना। मैंने बोला रेंट पे ले लो, मेरे को इसका 2000 रुपये घंटा दे देना आपने। ऐसा 10,000 10 दिन मैंने कर लिया तो मुझे उसके पूरे साल में 2 लाख रुपए मिल गए। इज दिस नॉट माई इनकम? इज दिस नॉट माई इनकम? इट इज माई इनकम। तो 2 लाख रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकेंड इज इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर मैं ये नहीं करता और मैं कहीं पे जॉब करता तो मुझे जो पगार मिलती वो मेरी सैलरी हो गई। तीसरा इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन दो अलग अलग टर्म्स होती है, क्या होती है वो कल समझ में आएगा। कल से ओसीएम भी स्टार्ट होगा, इको के साथ ओसीएम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो वो ओसीएम का कल पार्ट है उसका। तो बिजनेस या प्रोफेशन से जो आप कमाओ, मेरा ये प्रोफेशन है, थर्ड इनकम। फोर्थ इज कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स वो होता है, कैपिटल गेन बोला, इनकम नहीं बोला, क्योंकि वो आप नहीं करते, वो अपने आप हो जाती है। एग्जाम्पल, हर घर में हर बापू ने हर बार एक सेंटेंस तो बोला है कि साला वो 10 साल पहले वो वाला प्लॉट ले लिया होता ना, 2000 के भाव पे मिल रहा था वो, आज साला 70,000 की कीमत है उसकी। उस दिन मैंने हिम्मत करके ले लिया होता, या मेरे बापू ने हिम्मत कर दिखा दी होती कि जा गुड्डू तू ले ले ये प्लॉट 2000 रुपए में, तो आज ये तेरे को कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये प्लॉट हमारा 2 करोड़ का हो गया होता। ये बोलते ही अपने बापू। इसमें प्लॉट की अमाउंट बढ़ने में, गोल्ड की अमाउंट बढ़ने में, शेयर की अमाउंट बढ़ने में तुमने मेहनत किया क्या कि ओ माय गॉड हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है? वो ऑटोमेटिक गेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन। और इसके अलावा भी कोई अगर इनकम बचती है तो दैट विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर और कौन सी इनकम बची? किसी ने गिफ्ट दे दिया, बर्थडे पे गिफ्ट दिया, शादी में गिफ्ट दिया, एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया, तो ये सारे जो गिफ्ट्स आए ना आप हाउस प्रॉपर्टी में डाल सकते हो, ना आप सैलरी में डाल सकते हो, ना आप बिजनेस में डाल सकते हो, ना आप कैपिटल गेन्स में डाल सकते हो। आपको कहां डालना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो इनकम के कितने सोर्सेस होते हैं? 5। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस। 5 होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस। 5 सोर्सेस होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, सैलरी, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन्स, करेक्ट। तो पर्सनल इनकम क्या बोलता है? अर्निंग रिसीव बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस इज कॉल्ड हिज पर्सनल इनकम। फिर नेक्स्ट ये क्या हमको बोलता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हमको पता है क्या होने वाला है? पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस विल बी माय पीडीआई। It is that part of personal income which is left over after the payment of direct tax. यार direct tax क्यों? indirect tax भी होना चाहिए था ना। indirect tax आपके पैसे से थोड़ी जाता है, वो तो आप सामने वाले से लेते हो। डीलर ने क्या अपने जेब से दिए क्या 15 रुपए? 10 रुपए पहले दे दिए थे, बाद में तुमसे 15 ले भी तो लिए, इसलिए इनकम का indirect tax माइनस होने वाला है क्या कभी? सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एटसेट्रा। वेल्थ टैक्स पहले हुआ करता था, अब वेल्थ टैक्स भी अबॉलिश हो गया। अब डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स, बस खत्म। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी अपन ने 2 मिनट पहले बात किया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसको आप मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सको, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? पक्का? इसके आगे का कल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, अभी तुम्हारे कॉलेज वगैरह कुछ होने का है ना? अभी टाइम पास कुछ नहीं है ना कॉलेज का? अभी बहुत तकलीफ देते हो कॉलेज वाले साले। तो मैं ये पूछ रहा था, हम बैच मॉर्निंग में शिफ्ट करें क्या? नहीं, मतलब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो दिल दहलाने वाला है, क्योंकि तुम ढोर हो, तुम उठोगे नहीं उठोगे पता नहीं। 8 to 9 एंड 9 to 10 AM। हाँ नहीं 2 है। कल से 11th इकोनॉमिक्स, 11th OCM दोनों चलने वाले। एक्चुअली क्या है कि मुझे तुम पे एकदम ओवरबर्डन नहीं चालू करना है, तो मैं फेज्ड मैनर्स में मैं हमेशा फेज्ड मैनर्स में शुरू करता हूँ। अभी तुम्हारा OCM है, इको चल रहा है, OCM है, फिर ये शुरू होता है तुम्हारा अकाउंट शुरू होता है, और फिर इंग्लिश शुरू होता है। ऐसे अलग अलग फेज मैनर में चालू होगा। तो अभी फिलहाल इको था, आई गेस तुम इको में 2-3 दिन तो भी थोड़ा कंफर्टेबल हो चुके हो कि इकोनॉमिक्स नया नहीं है तुम्हारे लिए। अब वो धीरे धीरे OCM पर शिफ्ट करना है, फिर जिसका मैथ्स या SP जो भी रहता है उसके हिसाब से वो शुरू होता है। पहले मैथ्स होगा, साइमल्टेनियसली SP शुरू होता है। तो 8 to 9 और 9 to 10 पहले इको पहले OCM, वो देखूंगा मैं क्या करना है, बट 8 to 9 अज्यूम कर लो अभी के लिए OCM, एंड 9 to 10 इकोनॉमिक्स, और उसके बाद में जिसका CA फाउंडेशन है वो CA फाउंडेशन। तो बैक टू बैक रहेगा, मतलब पूरा दिन। ये गर्मी में आने की तुमको नीड नहीं है,
तो ये जमेगा टाइम, ठीक है फाइन। तो कल हम मिलेंगे मॉर्निंग 8 बजे, 8:05 तक आ जाओ, उससे ज़्यादा लेट मत करना। थोड़ा अभी हो गया, तुम्हारी छुट्टी वुट्टी सब खत्म हो गई, अब थोड़ा आ जाओ। जैसे ही तुम्हारे कॉलेज वगैरह हो जाएंगे शुरू, मतलब कॉलेज नहीं शुरू होंगे, कॉलेज की जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो सारी मॉर्निंग में ही लेते हैं वो लोग। तो जब ऐसा होगा तब तक मौसम वैसे भी ठंडा हो चुका रहेगा, हम वापस उसको थोड़े दिन के लिए दोपहर में शिफ्ट करेंगे। आइडियली टाइम तुम्हारा मॉर्निंग ही होता है थ्रू आउट योर 11th, थ्रू आउट योर 12th, मॉर्निंग तुम्हारा टाइमिंग तुम्हारा मॉर्निंग का ही होता है। 8 बजे का नहीं होता, 9 बजे से शुरू होता है। बट अभी तुम्हारा थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वो एक चीज़ें लाइन पर आ जाए तुम्हारी, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे 8 बजे मॉर्निंग में, फाइन। आज के इसमें कुछ क्वेरी, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? अकाउंट्स जुलाई में स्टार्ट होगा, वो रहेगा, उसमें भी डेमो ही, कोई इशू नहीं है, बट वो होगा जुलाई में। सब जो फैकल्टी है वो भी है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चल तानिया, खुशी, ईशा, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? श्योर, ओके, ठीक, ठीक।